नमस्कार। सतीश झा बॉस्टन से। आज इजराइल ने फिर पैलेस्टीन पर हमला किया। सिर्फ 2 दिन पहले सरकार बनी थी, नेतन्याहू ने इस्तीफा दिया। नए नेता जो उनके पुराने मुरीद हैं, उनके शिष्य थे, बेनेट, नफ्ताली बेनेट, वो प्रधानमंत्री बने। ये एक बहुत बड़ी घटना अपने आप में मानी गई कि नेतन्याहू 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद, 4 बार चुनाव हारने के बाद, फिर भी कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते रहे। उसके बाद अंततः उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनकी पकड़ राजनीति पर इतनी मजबूत थी, और उनको मैं 1984 से देख रहा था कि इजराइल के सबसे प्रभावी नेता 1984 से 36-37 बरस से नेतन्याहू रहे हैं। चाहे वो सरकार में हो या ना हो, लेकिन नेतन्याहू इजराइल को उसको नई परिभाषा देते रहे हैं। उन्होंने एक नई तरह की राजनीति की थी जिसमें कि सभी यहूदियों को जोड़ने के बजाय, और अमेरिका में भी अमेरिका से जोड़ने के बजाय सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के साथ रिश्ता बनाया, और इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का रिश्ता बनाया, और बाकी जो संबंध थे उन्होंने उनको नगण्य कर दिया। और उनको कहते रहे राष्ट्रवादी हैं, वो सिर्फ एक राष्ट्र चाहते हैं, जबकि कल्पना हो चुकी है और यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि 2 राष्ट्र होने चाहिए। तो उनकी अपनी एक पहचान बन गई थी, कट्टरपंथी, राष्ट्रवादी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार। वो पैलेस्टीन को और मुसलमानों को एक इंच जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। 12 साल सबसे बहुत बहुत लंबा समय था, और इजराइल के जन्म के बाद वहां के सबसे लंबे दौर के प्रधानमंत्री नेतन्याहू रहे। दबंग हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो भी अमेरिकन इमिग्रेंट के बेटे थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है पिछले 12 बरस में। एक्चुअली पिछले 40 बरस मान लीजिए। तो जब लोग सोचेंगे अमेरिका इजराइल के बारे में, तो नेतन्याहू की भूमिका और उनका नाम बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा कि जिस तरह उन्होंने चलाया। हम लोग भूल गए हैं उनके पहले जाक शमीर वगैरह को, मोशे दयान को, वो सब हम लोग भूल चुके हैं। जब से ये आए हैं, इनका ही नाम सबसे आगे रहा है। इन्हीं के चेले हैं, खास चेले हैं जो नए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये उनसे भी बड़े कट्टरवादी हैं, उनसे ज्यादा दक्षिणपंथी हैं। इन्होंने आते ही कहा, ये भी एक जगह नहीं देंगे, आते ही कहा कि अमेरिका के साथ इनका रिश्ता जो है वो जैसा है वैसा बना रहेगा, तो रहेगा ही, लेकिन अमेरिका इजराइल वाला रिश्ता जो है उस पर जो अमेरिका ईरान का रिश्ता जो है उस पर इजराइल की समझ वही है जो नेतन्याहू की थी। एक बात ये हुई। लेकिन नई सरकार जो बनी है, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कम मार्जिन की है, एकदम कांटे की सरकार है। 59-60 की सरकार है। 60 मतों से सरकार बनी है। 59 मिले थे नेतन्याहू को, और 8 पार्टियों के गठबंधन को मिले। ये 8 पार्टियां मान लीजिए जैसे कि एक रावण के अगर 10 के नहीं 8 ही मुंह होते। उनमें से एक पंडित भी था, एक शिकारी भी था, एक सिपाही भी था, एक साधु भी था, एक दानव भी था, तरह तरह के। तो अब मान लीजिए कि ये 8वां एक राज्य बन गया है, जिसमें 3 दिन में आपने देखा कि कई तरह के फैसले हुए। जो उनके गृह मंत्री ने कहा कि एक फ्लैग मार्च होगा मंगलवार को, उसकी मुखालफत की उनके दूसरे साथी ने, जो कि विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा अमेरिका से रिश्ता सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी का नहीं रहेगा, हम डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ भी रिश्ता बनाएंगे। आज अमेरिका में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट भी है, डेमोक्रेटिक सेनेट भी है, डेमोक्रेटिक कांग्रेस भी है, तो हम डेमोक्रेट से उतना ही रिश्ता अच्छा रखना चाहते हैं जैसे कि पहले रिपब्लिकन से था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है उनकी विदेश नीति में कि अमेरिका के साथ, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उनका रिश्ता मजबूत होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। नफ्ताली नहीं, नफ्ताली तो बनाए गए हैं कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। जो उसके सही दावेदार थे वो आपके जो यार लपीद जो हैं, उनके सही सही जो दावेदार थे, उन्होंने ऐसा कहा। वो अब बन गए हैं विदेश मंत्री, ये उनकी भूमिका है।
तो विदेश मंत्री जो है वो काम करेगा जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ चल रहा है, जो कि नेतन्याहू की रिपब्लिकन पार्टी की नीति से ठीक उल्टा होगा। एक तो वो हो गया। लेकिन जो होम मिनिस्टर है, जो गृह मंत्री हैं या पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उनके पिताजी भी पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर हुआ करते थे। वो कहते हैं कि जिस तरह नेतन्याहू चलते थे वैसे हम चलेंगे। तो उन्होंने फ्लैग मार्च की घोषणा भी कर दी, उन्होंने उसको शय भी दी कि फ्लैग मार्च करो। फ्लैग मार्च हुआ। जैसे ही हुआ, हमास ने कहा कि ऐसा होगा तो गलत होगा, हम कुछ करेंगे। उन्होंने फिर गुब्बारे भेजे, उन गुब्बारों में कुछ फुलझड़ियां भेज दी, उनसे कुछ आग लग गई, किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो एक बहाना मिल गया, इसराइल ने फिर गोलाबारी कर दी। लेकिन इस बार उन्होंने गोलाबारी थोड़ा संभल के की। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी हद तक जाएंगे इस बात के लिए कि हमारे खिलाफ फलस्तीन के कोई भी आदमी खड़ा ना हो सके। अब देखने की बात यह है कि इसराइल में सिर्फ यहूदी नहीं है। अगर 4 यहूदी हैं तो एक मुसलमान भी है, एक फलस्तीनियन भी है। लेकिन उनको दर्जा दे रखा उन्होंने दूसरे दर्जे का। मान लीजिए जैसे कि हमारा आज की तारीख में जो पिछले 7 साल से एक पैरेलल, एक तरह से मान लीजिए, उतना बुरा नहीं है लेकिन करीब करीब उस तरह का मान लीजिए, जैसे कि हिंदुत्व ने कोशिश की है कि अपने मुसलमान भाइयों को थोड़ा सा दूसरे दर्जे का नागरिक बना दें, ऐसे ही स्थिति है इसराइल में। इसराइल थोड़ी ज्यादा बुरी है। तो वहां अपार्थाइड जो है सही मायने में दिखता है। लेकिन नई सरकार बनी, 2 दिन के अंदर उसकी जो विरोधाभास है वो सामने आ गए। तो एक तरफ तो आप डेमोक्रेटिक बनिए जो कि नेतन्याहू से अलग हो गए, दूसरी तरफ जैसे नेतन्याहू ने कहा था ऐसे चलिए, तीसरी तरफ यूएस ईरान पॉलिसी पे वही बात रहेगी जो पहले थी, चौथी तरफ जो तमाम जो अंदरूनी झगड़े हैं उनके ऊपर बहस होती रहेगी। लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी हैं कि पहली बार एक अरब पार्टी ने सरकार ज्वाइन की है। जो 8 पार्टियों गठबंधन में एक छोटी सी पार्टी, एक सदस्य वाली है अरब पार्टी, उसने सरकार ज्वाइन कर ली। और बाकी जो है जितनी पार्टियां सब जुड़ गई हैं, सब उनका एक ही मंतव्य था कि किस तरह नेतन्याहू का जो 12 साल का जो एक चला है समय, वो खत्म हो और इसराइल की जो भूमिका एक नई तरह से फिर से लिखी जाए। किस हद तक की बात सही होगी पता नहीं, लेकिन ये जरूरी था। बाइडेन के आने के बाद, ये चुनाव मार्च में हुए हैं, बाइडेन के आने के बाद हुए हैं, और जिस तरह से बाइडेन के साथ इसराइल पेश आ रहा था, उसके देखते हुए अमेरिका के पास कोई चारा नहीं था। तो एक हद तक ये मान लीजिए कि अमेरिका का भी इसमें थोड़ा सा हाथ है कि नई सरकार बनाने में। उसके बिना ये गठबंधन जो है 3 बार फेल हो चुका था, क्योंकि पहले अमेरिका की सरकार उसका समर्थन कर रही थी और इस बार नई सरकार ने समर्थन इस तरह से किया कि नेतन्याहू को छोड़ना पड़ा, क्योंकि नेतन्याहू बाइडेन के सीधे खिलाफ जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने शपथ ली नफ्ताली ने, बाइडेन ने उनको फोन किया, उनसे बात की, डिफेंस सेक्रेटरी ने बात की, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की। तो एक नया चैप्टर जो है एक तरह से शुरू हुआ है, एक तरह से नहीं भी हुआ है। उनके रिश्ते अमेरिका से जैसे पहले थे वैसे अब फिर रहेंगे। सरकारें बदल गई हैं तो वहां भी चेहरे बदल गए, यानी कि जैसे अमेरिका में सरकार बदली वहां चेहरा बदल गया। ऐसा बराक ओबामा के जमाने में नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हुआ, क्योंकि अब नेतन्याहू 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद कई सारे ऐसे काम कर चुके हैं, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी सरकार में रहने की कि अगर वो नहीं रहेंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए चाहते थे कि बड़े बड़े सरकारें बने रहें। अब मुश्किल उनको होगी कि अपनी रक्षा कैसे करें, जो जांच हो रही है उससे कैसे बचें। लेकिन उनका शिष्य ही प्रधानमंत्री है, तो मेरा मानना है कि ये दोनों थोड़ा सा उसमें बैलेंसिंग एक्ट होगा। कोशिश की जाएगी कि सरकार ना गिराएं। उन्होंने वादा किया है कि सरकार गिरा देंगे, नेतन्याहू ने वादा किया है कि सरकार नहीं चलने देंगे, वो सरकार गिरा देंगे। लेकिन आपसी रिश्ते भी कुछ होते हैं, और ऐसे में जबकि अमेरिका की सरकार मदद कर रही है इसराइल की अलग तरह से, और बदले माहौल में शायद उनके लिए इतना कर पाना आसान नहीं होगा। तो हमें ये लगता है कि इसराइल की राजनीति काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है। इसमें कुछ भी आप कर लें, मोहरे बदलते रहते हैं, लेकिन मोटा मोटी चीजें वही रह जाती हैं। फिर भी एक चीज सीखने लायक है। अगर आप देखें गणतंत्र की बात करें तो वो अलग है, लोकतंत्र की बात करें तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप सोचिए कि 2 साल में 4 बार चुनाव हुए, और 4 बार चुनाव करने के बाद
3 बार फिर भी नेतन्याहू कार्यवाही प्रधानमंत्री बनते रहे। वो जो समाज का जो विरोध है, जो अंतर विरोध सामने इस तरह नहीं आ रहे थे कि नेतन्याहू को एक किनारे कर सके। और अभी भी जो है बिल्कुल कांटे की टक्कर है, 50-50, यानी कि 60-60 सीटें दोनों की हैं। उसको आप 59-60 कह दीजिए, कैसे किसी 60-60 होगी, 61-59 जो है वो शायद मुश्किल से होगी। तो 60-60, 59-60 इस तरह चलता रहेगा। तो एक तो ये है कि इजरायली समाज अपने आप में कुछ बटा सा हुआ है, और उसमें कुछ लोग जो हैं दुनिया को की नजर से देखते हैं, कुछ लोग सिर्फ यहूदी नजर से देखते हैं। इजराइल सर्वोपरि है। एक तो ये तरीका जो नेतन्याहू और दक्षिणपंथियों का है। दूसरा कि इजराइल को दुनिया में उसकी अलग भूमिका है, और उसको सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, टू स्टेट मानना चाहिए। तो वन स्टेट टू स्टेट, ये जो है डिवाइडिंग लाइंस हैं इनकी पॉलिटिक्स में। लेकिन जो नई सरकार बनी है वो बेसिकली वन स्टेट वाली है। हम मानते थे कि जब बदलाव आएगा तो टू स्टेट वाली सरकार आएगी, शायद बात आगे बढ़ेगी। वो नहीं होने वाला है। तो सब कुछ देखते हुए अगर आप ये सारे चीजों को समेट के देखें, तो ये लग रहा है कि इसराइल में राजनीति कितनी बदल जाए, बदलती नहीं है। कितना परिवर्तन आए, जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका कुछ भी करे हमेशा उसके साथ है। बहुत तो बहुत थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है, लेकिन उसको उसकी मजबूरी है कि हमेशा इसराइल का साथ दे। इसराइल गलत कर ही नहीं सकता। जब से इसराइल बना है आज तक अमेरिका ने किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया, हमेशा वीटो किया उसको। चाहे कैसा भी, कितना भी वाजिब रेजोल्यूशन रहा हो, अमेरिका ने उसको हमेशा वीटो किया है। ये उसकी एक मजबूरी है। और जब तक अमेरिका इसराइल के साथ है, इसका कोई समाधान हो नहीं सकता। जब एक ही तरीका है कि यूरोप कुछ और प्रभावी बने। लेकिन आपने देखा आज बाइडेन का स्टेटमेंट एक था कि वो नाटो की लीडरशिप से भी बहुत खुश नहीं है। न चीन से बहुत खुश है, न रूस से है, न नाटो से है। यानी कि दुनिया से वो भी नाखुश है। ट्रंप तो नाखुश थे ही, बाइडेन को भी लग रहा है कि जिस तरह चीज जा रही हैं वो अमेरिका के खिलाफ जा रही हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही हैं। ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा ऐसा क्यों, किस तरह के लोग इस तरह सोच रहे हैं, ये अपने आप में विश्लेषण की बात है। लेकिन आज की तारीख से ये लग रहा है, आज के भाषण से, आज के उनके स्टेटमेंट से, कि एक नया संतुलन बनाने में समय लगेगा। और जो भी का संतुलन है उससे अमेरिका खुश नहीं है, यूरोप खुश नहीं है, चीन और रूस फिर करीब आ गए हैं। ये राष्ट्रपति जो है पुतिन को, चीन के राष्ट्रपति ने कहा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये बात आज ही की है। तो यानी कि कुछ वो रीइंफोर्समेंट जैसा है कि रीइंफोर्स करेंगे कि इस राजनीति में, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की भूमिका में इजराइल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जो तमाम और मोहरे हैं, उन सबको किस तरह से अमेरिका अपने पक्ष में लाएगा अगले 4 साल में बाइडेन के प्रशासन में, ये देखने की बात होगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आज रिपब्लिकन पार्टी के सेनेट के मेंबर ने कहा कि वो बाइडेन की प्रेसिडेंसी को 2 साल से ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देंगे। यानी कि उनकी उनकी कोशिश ये है कि 2 साल बाद जो चुनाव होंगे उसमें सेनेट किस तरह से रिपब्लिकन हो जाए फिर से, और कांग्रेस रिपब्लिकन हो जाए। अगर वो हो गई तो जाहिर सरकार आगे चल नहीं सकती। तो उनकी कोशिश हमेशा यही रहेगी। और उस बात का उन्होंने डंके पे चोट दे के कहा है कि हम ऐसा करने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप थोड़ा मार्जिनलाइज हो गए हैं इस बीच में। उनकी जो बात है अब लोग ज्यादा सुनते नहीं है। जितनी उन्होंने कोशिश की सब फेल हुई हैं, पैसे जोड़ लिए हैं, लेकिन तो इस सब का असर पड़ेगा इजराइल की राजनीति पर। जब तक अमेरिका की राजनीति जितनी अस्थिर है आज की तारीख में, जितना तनाव है, उससे इजराइल उतना मजबूत रहता है। यानी कि इजराइल पे कोई प्रेशर डाल ही नहीं सकता किस तरह से, देखिए। तो जो जो मोटी बात यह है कि बदलाव काफी हुए हैं। एक पार्टी की जगह 8 पार्टियां आ गई। नेतन्याहू चले गए, एक उनके चेले बन गए हैं। जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे वो विदेश मंत्री बन गए। एक महिला स्पीकर बन गई। और अच्छी बात देखने की यह है कि उनकी सरकार में 9 मंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं। 27 लोगों की सरकार में 9 मंत्री महिलाएं हैं, 1/3। वहां सीखने की बात है कि इसमें, इस लोकतंत्र में हर बात जनता के पास जाती है, वहां से
उसका वैलिडेशन होता है, तब सरकार कोई फैसला करती है। और जो तमाम चीजों पे देखें तो इजराइल कह सकता है कि हम कम से कम एक लोकतंत्र के की कोई भी उसकी कसौटी रखिए आप, उस कसौटी पे वो काफी आगे बढ़ते हैं, काफी खरे उतरते हैं लोकतंत्र की कसौटी। तो अपने आप में एक अच्छी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल जो अगर आप देखना चाहें, उदाहरण देखना चाहें, तो इसराइल है। तो एक अच्छी डेमोक्रेसी भी अच्छे फैसले नहीं कर पाती, क्योंकि अंत में फैसले वो होते हैं जो कि समाज करता है, तमाम लोग करते हैं। तो हमारे पास इजराइल हमेशा एक बहुत बड़ी मिसाल है ये जानने की कि एक प्रबुद्ध समाज जिसने एक अच्छी डेमोक्रेसी का अच्छे प्रिंसिपल्स खड़े किए हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री तक को उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, उसको चुनने के लिए 2 साल के अंदर 4 4 बार चुनाव कर सकते हैं, और जब तक सही बहुमत ना निकले, जब तक कोई सही रास्ता ना निकले, चुनाव होते रहते हैं। उसके बाद भी जो है सामाजिक समीकरण इस तरह के हैं कि नीतियों में परिवर्तन बहुत कम होता है, और उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी है कि उसमें आधे लोग चाहते हैं कि 2 स्टेट थ्योरी मान ली जाए, लेकिन जो कुछ 51% मानते हैं कि एक स्टेट होना चाहिए, उसको लेकर के ये जो झगड़ा है इजराइल फलस्तीन का, वो पिछले 60 साल चल रहा है, वो चलता रहेगा। उसका कोई भी किसी को भी कोई ऐसा निर्णय नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता निकले कि ये वहां का तनाव खत्म हो, ऐसा किसी के पास कोई भी जादू की छड़ी नहीं है। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले शनिवार तक। धन्यवाद।